व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी अर्थात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किए गए जो माइनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम था उसके आज हम प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी जो एग्ज़ाम होना चाहे एमपीपीएससी 2026 हो या अभी हाल में आयोजित किए जाने वाला एग्ज़ाम जो एफएसओ है, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, या अन्य कोई एग्ज़ाम जो मध्य प्रदेश लोक सेवा के आयोग के द्वारा आगामी समय में लिए जाएंगे, उन सब के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए समय नहीं लगाते हैं और शुरू करते हैं अपना यह एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को। इसमें इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, यह चौथा पार्ट है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास आपके ये हो जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह किस जनजाति समुदाय से संबंधित थे। तो इनका जो संबंध था गंजन सिंह कोरकू, हम ऐसा पढ़ते भी हैं तो इसका बहुत सरल सा आंसर हो जाएगा, ये कोरकू समुदाय से संबंध है इनका। राइट आंसर हो जाएगा कोरकू। क्वेश्चन नंबर 2 जो था यह पूछा गया था कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से किस आदिवासी नेता ने नेतृत्व किया हुआ था। जो भारत छोड़ो आंदोलन था वहाँ पे घोड़ा डोंगरी से किस आदिवासी नेता ने नेतृत्व किया था। तो जो घोड़ा डोंगरी से नेतृत्व करने वाले थे विष्णु सिंह। राइट आंसर हो जाएगा विष्णु सिंह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजनाओं में वन संरक्षण हेतु कौन सा कदम सम्मिलित नहीं है। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें जो वन को संरक्षण करने के लिए बातें कही गई हैं, इसमें कौन सी बात शामिल नहीं की गई है। यदि हम सरल शब्दों में समझे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें चारागाह की बात नहीं की गई थी, अर्थात चारागाह संरक्षण की बात नहीं की गई थी। ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वन्यजीव संरक्षण, वनों की चकबंदी और सामाजिक न्याय प्रदान करना, इन बातों को इसमें शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मध्य प्रदेश में जहां वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां पाए जाते हैं, अर्थात ऐसे क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं ये बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे क्षेत्र जहां 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पे उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण आर्द्र पतझड़ वन, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टोर क्या है। टोर क्या है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोर से हम समझ सकते हैं कि यह समतल भूमि पर बीच बीच में छोटी जो पहाड़ियाँ होती है उन्हें टोर के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समतल भूमि पर बीच बीच में छोटी पहाड़ियाँ टोर हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी अखरानी की पहाड़ियों को काटते हुए प्रवेश करती है तो कौन सा गाज निर्मित करती। कुल मिलाकर ये पूछना चाह रहा है कि जब आखरानी पहाड़ी से होकर नर्मदा नदी गुजरती है तो इनमें से कौन सा गाज का निर्माण होता है या किस गाज में प्रवेश करती है। तो इसमें से जो दिए गए ऑप्शन, इसमें से एक ही गाज जो नर्मदा नदी यहाँ पे बना रही है आखरानी में, उसका नाम है मुकरता गाज। इसके अलावा आपको 2 गार्ज और नर्मदा नदी बनाती है। यदि आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि और नर्मदा नदी कौन कौन से गार्ज बनाती है इसके अलावा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 7, पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जो पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र है ये कहाँ पे आता है, तो याद रखिए यह बैतूल से संबंध इसका बैतूल जिले में आता है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना कब प्रस्तावित हुई थी। राष्ट्रीय नदी जोड़ो कह लें इसको, राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना कब प्रस्तावित की गई थी। तो याद रखना ये 2003 में प्रस्तावित हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी उस समय हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उस समय की परियोजना थी। राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना 2003 में प्रस्तावित हुई थी। अगला क्वेश्चन है माफ करना, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र स्थित है। जो सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र है यह कहाँ पे है, तो सतपुड़ा अर्थात सारणी अर्थात बैतूल। तो इसका आंसर हो जाएगा सारणी में यह सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की अंतर्राज्यीय परियोजना है। इनमें से कौन सी परियोजना है जो 3 स्टेटों की है, अर्थात एमपी की भी है, यूपी की भी है और बिहार की भी है। तो जो बहुत ही चर्चित परियोजना है, कई बार एग्जामों में पूछी गई है, उस परियोजना का नाम है बाणसागर परियोजना। कौन सी है, बाणसागर परियोजना किस नदी पे बनी हुई है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यह सोन नदी पर इस परियोजना को बनाया गया है। सोन नदी पर है यह परियोजना बाणसागर परियोजना। देवलोक शहडोल
में बाणसागर बांध बना हुआ, बाणभट्ट के नाम पर इसका नाम भी रखा गया है। इन बातों को भी आप अपने माइंड में बहुत अच्छे तरह से ध्यान में रखकर चलेंगे। चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 था आपका कि चंबल नदी बहते हुए किस अपवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है। अर्थात जब चंबल नदी बहती है तो किस अपवाह का निर्माण करती है, किस अपवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है। अध्यारोपित, अनुगामी, डुम्बराकृतिक प्रतिरूप या उक्त सभी, ये चारों प्रकार पर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो चंबल नदी है ये अध्यारोपित प्रतिरूप का निर्माण करती। कैसा? अध्यारोपित प्रतिरूप प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सतपुड़ा की धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी से। ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है। आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे यदि पार्ट 2 या 3 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सतपुड़ा क्वेश्चन ये पूछा था कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रृंखला में आती है। ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एक कह लें कि पेटेंट क्वेश्चन है, आयोग के द्वारा ये हमेशा पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन कि सतपुड़ा की धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी में आती है। तो याद रखिए कि महादेव पर्वत श्रेणी में आती है। किस में आती है? महादेव पर्वत श्रेणी में आती है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी सबसे, यदि आपसे, चूंकि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी लेंथ भी आपका 1350 मीटर। आपको ये भी ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगला है राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है, शासन का प्रधान होता है, ए और बी दोनों होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो राज्यपाल होता है वह संवैधानिक प्रधान होता है। कैसा प्रधान होता है? संवैधानिक प्रधान होता है, क्योंकि इसका वर्णन हमारे संविधान में उल्लेखित किया गया है। आप मुझे बता सकते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है और पहली महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की कौन बनी थी। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर, यदि आपको पता हो तो आप मुझे जरूर लिखकर बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। इनमें से कौन है जो मुख्य सचिव नहीं रहे? ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था, ये 17-18 के आसपास के एग्जाम में। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मुख्य सचिव नहीं रहे हैं, तो एस.के. शर्मा नहीं रहे हैं। बाकी आर.पी. नरोना इस दूसरे मुख्य सचिव रहे हैं, एच.एस. कामत तो पहले मुख्य सचिव रहे हैं हमारे यहाँ के। और इसके अलावा यदि आप यहाँ पर ध्यान रखें तो वर्तमान के आपको उनका भी नाम याद रखना है। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हमारे यहाँ के मुख्य सचिव अनुराग जैन है। ये भी आप याद रखेंगे, अनुराग जैन हमारे यहाँ के मुख्य सचिव हैं वर्तमान में। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। यदि इनका क्रम पता हो तो आप मुझे क्रम कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर किस विभाग के अंतर्गत आता है। जो जिले का कलेक्टर होता है किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यह सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश का, जो क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो वह राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब यहीं पर आप जान लीजिए कि यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे यहाँ के जो राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो आप याद रखना है मनोज श्रीवास्तव। आपको नाम याद रखना है मनोज श्रीवास्तव। ये हमारे यहाँ के वर्तमान में क्या है? निर्वाचन आयुक्त हैं। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यदि आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बता सकते हैं कि हमारे पहले मध्य प्रदेश के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। यदि आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इको मार्क के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नोटिफिकेशन जारी किया गया था। देखिए अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इको मार्क किस डिपार्टमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है, दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पूछा है कि इको मार्क के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह नोटिफिकेशन 1991 में जारी किया गया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1991 में इको मार्क के लिए भारत सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो जो राजकोषीय घाटा बताया गया 2024-25 में, यह बताया गया था 4.11। कितना बताया गया था राजकोषीय घाटा? राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान बताया गया था 4.11% की बात कही गई थी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
2.0 के तहत जल ग्रहण विकास घटक भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच किस अनुपात में वित्त पोषित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 60-40 में डिवाइडेशन है कि 60% इसमें कौन देगा, तो 60% इसमें भारत सरकार का है, 40% इसमें हिस्सा किसका रहेगा, राज्य सरकार का होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में यह बात कही गई है। अगला है दिसंबर 2024 तक राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी थी? दिसंबर 2024 को पूछ रहा है, तो दिसंबर 2000 आप अपडेट जरूर रहिएगा, इस डाटा को अपडेट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा तो हम क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि दिसंबर 2024 तक राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है? तो इसकी स्थापित जो क्षमता बताई गई है 7300 मेगावाट दिसंबर 2024 तक थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत वायरल हेपेटाइटिस सी को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया? देखिए इसमें अभी यदि आप पहले पार्ट के वीडियो में जाएंगे तो उसमें पूछा गया था कि कुष्ठ रोग को कब तक निवारण करने का सरकार ने निर्णय लिया था, तो उसका आंसर 2030 के आसपास था। इसमें हेपेटाइटिस सी के बारे में बात कर रहा है, इसको कब तक हमें उन्मूलन करना या समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका भी आंसर याद रखिए। इसका भी आंसर कितना है? इसका आंसर है 2032, बिल्कुल इसका करेक्ट। 2 मिनट माफ़ करना, इसका जो आंसर होगा 2030 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे समाप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, व्यवसायिक सुगमता के अंतर्गत मध्य प्रदेश में शामिल पहलों में क्या सम्मिलित है? जो व्यवसायिक सुगमता है उसमें कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं? तो इसमें जो शामिल किया गया है विनिमय लागत को, किसको शामिल किया गया है? विनिमय लागत को इसमें शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम 1979 किस वर्ष में संशोधित हुआ था? तो जो अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम 1979 था, इसको संशोधन भी हाल ही में प्रदान किया गया था, मतलब कहना चाहिए हाल में तो नहीं कहेंगे इसको, जो सिराज के 2013 के बाद वाला कार्यकाल था उसमें कहेंगे इसमें, तो ये 2015 के आसपास में संशोधन किया गया था। ये आप ध्यान रखें, राइट आंसर हो जाएगा 2015। अगला है भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति अधिसूचित किया गया है? ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें जनजातियों में कि कई बार एग्जामों में पूछा गया है। आप इसमें 3 जनजातियों के नाम और उसमें संख्या पूछ रहा है, तो इसमें ज़्यादा 3 जनजातियां हैं, ये भी आप ध्यान रखें। इसमें चूंकि संख्या पूछ रहा है तो 3 जनजातियां हैं। कौन कौन सी जनजातियां हैं? कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो आप बैगा, भारिया और सहरिया, बैगा, भारिया और सहरिया, ये 3 जनजातियां हैं जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है मध्य प्रदेश में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा जाता है कि नाम से पूछ लेता है या संख्या पूछ लेता है, कई बार पूछता है कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है जनजाति, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। एकदम पेटेंट क्वेश्चन है, तो आप बैगा, भारिया, सहरिया ये नाम एकदम दिमाग में छाप लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने जनजातीय विकास खंड हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश में कितने जनजातीय विकास खंड हैं? तो 89 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 89 जनजातीय विकास खंड मध्य प्रदेश में है। अगला है मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश में जो राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग बना था वो कब बनाया गया था? तो इसका जो निर्माण किया गया था आपको ध्यान रखना है 95-96 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95-96 में इस आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, रघुनाथ सिंह मंडलोई अमरवीर क्रांतिकारी सेनानी नायक किस जनजाति से इनका संबंध था? तो जो रघुनाथ सिंह मंडलोई थे इनका संबंध किस जनजाति से था? तो याद रखिएगा इनका संबंध भिलाला जनजाति से था। किससे था? भिलाला जनजाति से रघुनाथ सिंह मंडलोई का संबंध था। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा
2022 या 23 के एग्जाम में भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन था। अगला है श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पैटर्न क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में भी पूछा गया है। एक तो ये पूछता है, या तो भोपाल का जनजातीय संग्रहालय पूछा जाता है, दो में से कोई एक जरूर पूछा जाता है। जनजातीय क्वेश्चन बनता है संग्रहालय में। तो आगे बढ़ेंगे। कोरकू जनजाति में कितने गोत्र होते हैं? अच्छा क्वेश्चन, लिख के रख लीजिए। कोरकू जनजाति में कितने गोत्र होते हैं? तो याद रखिए कोरकू जनजाति में 36 गोत्र होते हैं। कितने गोत्र होते हैं? 36 गोत्र कोरकू जनजाति में पाए जाते हैं या होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बैगा जनजाति में घर दामाद को क्या कहते हैं? जो बैगा जनजाति होती है, सरल भाषा में घर जमाई बोले हम, तो बैगा जनजाति में घर दामाद को क्या कहा जाता है? तो जो घर दामाद होता है उसको बैगा जनजाति में याद रखिए लमसेना कहा जाता है, इसलिए लमसेना विवाह भी नाम पड़ा है। उसमें क्या होता है कि जो लड़का होता है वो लड़की के घर में जाकर पिता की सेवा करता है, फिर वह पिता बेटी की शादी करता है। ऐसा कुछ प्रचलन होता है प्रथा में, तो इसलिए इसको घर दामाद, बैगा जनजाति घर दामाद बोला जाता है और इसे लमसेना बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, भड़म लोक नृत्य किस जनजाति में पाया जाता है? जो भड़म लोक नृत्य है वह किस जनजाति में पाया जाता है? तो यह भारिया जनजाति में पाया जाता है। भड़म लोक नृत्य भाषे भड़म भाषे भारिया, बिल्कुल याद रखिए, भड़म लोक नृत्य भारिया जनजाति में पाया जाता है। अगला है लुकौड़ा। इस अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लुकौड़ा किस जनजाति, ऐसे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए कि कहीं आप कॉपी में जरूर नोट डाउन, यदि रिपीट होते हैं माइंड हट जाए। किताबों में नहीं मिलते ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आयोग के द्वारा कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो विरले टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो ये आयोग जरूर पूछता है। तो ऐसे आप नोट डाउन कर रख ले, हो सकता है कभी रिपीट हो जाए, आपका दिन अच्छा रहे और आप पढ़ के गए और आपसे बन जाए, है ना। तो लुकौड़ा किस जनजाति के बच्चों का खेल है? तो जो लुकौड़ा है वह कोल जनजाति के बच्चों का खेल है, लुकौड़ा, याद रखिएगा, है ना। कोल जनजाति से संबंध है लुकौड़ा का। अगला है जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बना हुआ? तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 2025 में जो देश ब्रिक्स का सदस्य बना था, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बना था इंडोनेशिया। कौन सा देश बना था? तो इंडोनेशिया बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ल ने 2025 में किस मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी? बहुत चर्चा में था ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सियोम मिशन A4, है ना, AX4 एक्सियोम मिशन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने का आधार क्या है? किस आधार पर प्रदान की जाती है? जो मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना है उसमें, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाए प्रति हेक्टेयर में दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें सहायता राशि प्रदान की जाती है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से निर्गुण भक्ति संगीत में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2025 में निर्गुण भक्ति के लिए जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था उनका नाम है भैरू सिंह चौहान को। किन्हें दिया गया था? भैरू सिंह चौहान को। इसके अलावा हरचंदन सिंह भाटी को भी मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कैलाश सत्यार्थी तो मध्य प्रदेश पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, है ना। इनका संबंध कहाँ से है आप इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। और भावना डहरिया तो पर्वतारोही हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ने कौन सा सम्मान प्राप्त किया है? खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कौन सा पुरस्कार फरवरी में जो दिया गया है, ये आप करंट का क्वेश्चन कह सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको मिला था स्पोर्ट स्टार एसएस पुरस्कार। स्पोर्ट स्टार एसएस पुरस्कार ये मध्य प्रदेश सरकार को दिया गया था खेलों को बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ से कंप्यूटर क्वेश्चन कुछ हैं। कंप्यूटर सिस्टम में बस क्या होता है? जो कंप्यूटर सिस्टम में बस होता है वो क्या होता है? तो याद रखिए जो बस होता है ये डेटा एवं पते के आदान प्रदान के लिए वायर का एक समूह होता है। डेटा के आदान प्रदान के लिए वायर का एक समूह बस कहलाता है। अगला है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से, इसमें आपको दिखेगा साफ है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ई गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को परामर्श एवं क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है। तो ई गवर्नेंस के लिए दोनों को, स्टेट हो या सेंट्रल हो, दोनों को कौन परामर्श देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, परामर्श देने वाला होता है NISG, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का एक सक्रिय एवं सतत शोध क्षेत्र है, जिसमें शोधकर्ता यह समझने एवं समझाने का प्रयास करते हैं कि सिस्टम किसी विशेष आउटपुट तक कैसे पहुंचता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये थोड़ा जटिल प्रश्न कह लेंगे इसको, इसका है एक्सप्लेनेबल AI। इसे बोला जाता है एक्सप्लेनेबल AI बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य एक मशीन के समान प्रकार की भौतिक वस्तु या उपकरण द्वारा अन्य समान प्रकार के उपकरणों से संप्रेषण या संचार की संप्रेषण की प्रक्रिया से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। किसका है ये प्रक्रिया है? तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मशीन लर्निंग का वह कौन सा प्रकार है जिसमें एक एजेंट वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके निर्णय लेना सीखता है ताकि संचयी प्रतिफलों को अधिकतम उपयोग किया जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा रिसोर्समेंट लर्निंग। क्या बोला जाता है, माफ़ करना, रीइंफोर्समेंट रहेगा, मैं गलत उच्चारण कर रहा हूँ। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इसे बोला जाता है। चलिए अंतिम स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 43, करी-तलाई अभिलेख का संबंध किस शासक से? ऐसे क्वेश्चन नोट डाउन करके लीजिए, मिलते नहीं है ये बुकों में। करी-तलाई अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह है लक्ष्मण राज द्वितीय से। लक्ष्मण राज द्वितीय से इसका संबंध है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मण राज द्वितीय का संबंध करी-तलाई अभिलेख से है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के साम्राज्य में स्वभोग नगर मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित था? या हम दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसा कौन सा इसमें से क्षेत्र था जिसे स्वभोग नगर के नाम से भी जाना जाता था? तो समुद्रगुप्त के साम्राज्य में आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एरण। एरण को ही स्वभोग नगर के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, बेहतरीन है। अगला है, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो खजुराहो के जो लक्ष्मण मंदिर है, इसका निर्माण करवाने वाले यशोवर्मन थे। कौन थे? यशोवर्मन थे। साथ ही साथ 2-3 फैक्ट आप यहाँ पे याद रखिए कि जो खजुराहो है, खजुराहो को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? यूनेस्को की सूची में कब स्थान मिला था? तो 1986 में स्थान मिला था। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिए कि ये MP का पहला स्थल था जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। MP का पहला स्थल था खजुराहो, जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। और इसका निर्माण, जो वहाँ के मंदिर हैं, 85 मंदिरों का जो समूह था उस समय का, अब तो खंडित हो चुके हैं, पूरे लगभग 22-23 के आसपास बचे हुए हैं। तो इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि भोपाल शहर के जल स्रोतों के निर्माण हेतु कुदसिया बेगम ने किस जर्मन इंजीनियर को नियुक्त किया था? कितना डीप क्वेश्चन है ये, है ना, कि भोपाल शहर के जो जल स्रोतों का निर्माण कराया गया, तो कुदसिया बेगम जो उसमें शासिका रही होंगी, उन्होंने किस जर्मन इंजीनियर को बुलाया हुआ था या नियुक्त किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड कुक। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, डेविड कुक कुछ समय बुलाया गया था या नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, किस सिंधिया शासक के शासनकाल में शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने का विकास हुआ था? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया था इसके लिए, तो याद रखिएगा सिंधिया शासकों में जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है जयाजीराव सिंधिया का। किसका? जयाजीराव सिंधिया ने इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया हुआ था शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने के विकास करने में।
साथ ही साथ यहाँ पे याद रखिएगा तानसेन के बारे में, है ना, तानसेन की समाधि, यहाँ पे तानसेन का मकबरा कहेंगे, मकबरा बना हुआ है, यहाँ पे तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। ये सब चीज़ें भी इससे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, 1857 की क्रांति के दौरान किसने सागर में क्रांति का प्रारंभ किया हुआ था? ये क्वेश्चन मैंने देखा जितने मैं चूँकि वीडियो लगातार बना रहा हूँ उन क्वेश्चनों पे, तो 1857 में क्रांति हो गई या 1942 का जो स्वतंत्रता संग्राम वाला जो टॉपिक है आपका, वहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक खासकर 1857 क्रांति से तो 1-2 क्वेश्चन हर बार ही पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि सागर से किसने, तो सागर से एक ही नाम चर्चित था, शेख रमजान, जो सागर से संबंध है इनका, इन्होंने क्या किया हुआ था, यहाँ से क्रांति को प्रारंभ किया हुआ था। तो इंदौर से आपको तुलसी सिलावट, माफ़ करना, भागीरथ सिलावट जी का नाम और शहादत खां के नाम को ध्यान रखना है ना, ऐसे नाम बिल्कुल पूछे जाते हैं। अगला, टूरिया का जंगल सत्याग्रह, देखो टूरिया लिखा हुआ, टूरिया का जंगल सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो टूरिया जो जंगल सत्याग्रह हुआ था यह 1930 में हुआ था। टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 का है। और आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 50, सन 1938 में दतिया में प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भोपाल में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 के आसपास। फिर सन 1938 में दतिया में प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दतिया में दीवान कालका प्रसाद के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा दीवान कालका प्रसाद के द्वारा यहाँ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। ये 4 पार्ट में वीडियो आ चुका है। लगभग 200 क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, कुछ पैटर्न क्वेश्चन है जो आयोग हमेशा ही पूछता है। तो निश्चित आपको ये आगामी आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।